शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभजदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। आज के पाठ में हम लोग आद्यन्तौ टकितौ इस सूत्र पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम सूत्र में कितने पद हैं उसको देखेंगे। उसके बाद सूत्र में कौन कौन सा विभक्ति का प्रयोग हुआ है उसको देखेंगे और फिर एक एक पद का अर्थ जानेंगे। सूत्र हमारा है आद्यन्तौ टकितौ। इस सूत्र में दो पद हैं, आद्यन्तौ टकितौ। आद्यन्तौ प्रथमांत पद है और टकितौ ये भी क्या है, प्रथमांत पद है। इस सूत्र में समास हुआ है आद्यन्तौ और टकितौ दोनों में। आद्यन्तौ में समास क्या हुआ है तो देखिए, आदिश्च अंतश्च आद्यन्तौ। आदिश्च और अंतश्च ये दो शब्द रहते हैं और दोनों शब्द में समास करके संक्षिप्त शब्द क्या कर देते हैं, आद्यन्तौ। समास का मतलब ही होता है समसरणम समासः, संक्षिप्त हो जाता है, संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। तो आद्यन्तौ में समास है, आदिश्च अंतश्च ये दो शब्द हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, आदिश्च अंतश्च मतलब आदि और अंत। ठीक, अब अगला पद कौन सा है, टकितौ। टकितौ में भी समास है। इसमें क्या समास है तो टश्च कच टकौ इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक, टकौ किसको कहते हैं पहले ये जानते हैं। टश्च कश्च टकौ अर्थात ट और क को क्या कहते हैं, टकौ कहते हैं। ट इत संज्ञक हो, ट का इत संज्ञा हुआ हो, क का इत संज्ञा हुआ हो तो टकौ, टश्च कश्च टकौ, इसको हम टकौ कहते हैं। ठीक, ऐसे कहते हैं ना कि टित है, तस्य इतः टित, टकार का इत संज्ञा हुआ हो तो टित कहते हैं। कस्य इत कितः। ठीक, अगर ककार का इत संज्ञा हुआ हो, क का इत संज्ञा हुआ हो तो उसको हम टित कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे है टश्च कश्च टकौ अर्थात ट और क टकौ। ठीक, टकौ इतौ यस्योस्तौ टकौ टकितौ बहुब्रीहि समास फिर हुआ है। कहते हैं टकौ, टकौ मतलब टित और कित। टकौ इतौ में टित और कित जो इत हैं अर्थात टित और कित दोनों अगर इत संज्ञक हो तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको टकितौ कहते हैं। तो ये दो पद है आद्यन्तौ टकितौ, इससे हम लोग क्या समझें कि आद्यन्तौ में दो शब्द है, आदिश्च अंतश्च आद्यन्तौ अर्थात आदि और अंत। टकितौ में भी क्या है, दो शब्द हैं, टश्च कश्च टकौ और टकौ इतौ यस्य टकितौ अर्थात टित और कित, अर्थात टित और कित जहाँ हो दोनों को क्या कहेंगे, टकितौ कहेंगे। ठीक, तो इतना हम किसे जाने, सूत्र से जाने। अब देखते हैं वृत्ति को। वृत्ति में लिखा है क्या, टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्ता वयवौ अस्तः। कहते हैं टित कितौ अर्थात टकार और ककार इन दोनों का इत संज्ञा यस्य जहाँ हुआ हो, यस्य उसको, उक्तौ उसको क्या कहते हैं, टकितौ कहते हैं। ठीक,
टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमात् आद्यन्ता वैभव अस्तः। अर्थात जहाँ पर मान लीजिए कि आगम हो रहा हो, ठीक है, मान लीजिए धातु को आगम हो रहा हो, प्रत्यय को आगम हो रहा हो, तो वह जो आगम होता है, ठीक, वह जो आगम होता है वह उसी का अवयव हो जाता है। टित कित क्या होता है? उसी का अवयव हो जाता है। टित कितौ यस्य उक्तौ तस्य क्रमादाद्यन्ता वैभव अस्तः। अर्थात टित और कित जो कहे गए हैं, तस्य उसको क्रमात् क्रमशः क्रम से आद्यन्ता वैभव आदि अंत अवयव अस्तः अवयव है, अवयव क्रमात् आदि अंत अवयव अस्तः। अर्थात उनको क्रमशः, क्रमशः का मतलब क्या है? तो क्रमशः का मतलब हमें ये समझना है कि आद्यंतों में दो है, दो शब्द है, आदि और अंत, और टकितों में भी दो है। क्या है? टित और कित। तो इसको क्रमशः का मतलब समझना है कि आदि मतलब अगर टित आगम होगा, टित टित कहने का मतलब समझते ही हैं कि जहाँ पर टकार का इत संज्ञा हुआ हो उसको हम टित कहते हैं। तो वही कह रहा है कि क्रमशः अर्थात जहाँ पर टकार का इत संज्ञा हुआ हो तो वह आदि अवयव बनेगा, ठीक। और जहाँ पे ककार का इत संज्ञा हुआ हो उसको क्या कहेंगे? वह अंता अवयव बनेगा, ठीक। आदि अवयव, आद्य अवयव, अंत अवयव, ठीक है, अंता अवयव, ऐसे संधि करके बोलेंगे, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, टित कितौ यस्य उक्तौ, मतलब टित और कित जिसको कहा गया है, तस्य उसको क्रमशः, क्रमात् मतलब क्रमशः, आदि अंत अवयव अस्तः उनको क्रम से आदि और अंत का अवयव होता है, कहते हैं, ठीक। जैसे मान लीजिए कि कोई धातु है, ठीक है, भू धातु है, ठीक, और भू धातु से जब अट का आगम होगा, लंग लकार में क्या बनता है? अभवत बनता है ना। तो जब अट का आगम होगा, ठीक है, और अट का आगम टित है, तो टित क्या हो जाएगा? टित होने के कारण कहाँ बैठेगा? टित टित जो है वह आदि में बैठेगा, ठीक। तो जिसको हो रहा है उसके आदि में बैठेगा, तो उसके आदि में जब बैठेगा तो क्या हो जाएगा? भू, और उसके पहले में क्या बनेगा? टित में है, टित में अट है तो अभू, ऐसा बन जाएगा अभू। तो अभू जो है ना उसको हम कहेंगे आदि अवयव। आदि अवयव का मतलब क्या होता है? तो देखिए एक परिभाषा है, यदागमाः तदगुणी भूताः, मतलब जहाँ पर आगम होता है तदगुणी भूताः, वह उसका गुण हो जाता है, वह उसका अवयव हो जाता है, ठीक। तो ईट जहाँ पर आगम होगा, कित जहाँ पे आगम होगा, वह जिसको आगम होगा उसी के अवयव हो जाएंगे, ठीक। तो ऐसे हम भू बोल रहे थे, अब क्या बोलेंगे? अभू, अ को भी उसी में हम जोड़ देंगे, उसी का वह अवयव हो जाएगा, ठीक। और है तद ग्रहेण गृह्यन्ते, पूरा क्या परिभाषा है? यदा गमाः तद गुणी भूताः तद ग्रहेण गृह्यन्ते, उसके ग्रहण मात्र से क्या होता है? अवयव का भी ग्रहण हो जाता है, ठीक। तो इससे हम ये समझें कि आगम जहाँ भी होगा, ठीक है, आगम जहाँ भी होगा और जिसको होगा उसी का वह अवयव हो जाता है, ठीक। अब क्या हुआ? अब देखिए ये जो सूत्र है आद्यन्तौ टकितौ, ये सूत्र क्या करता है? ये तो ना आदेश करता है ना आगम करता है, करता क्या है? तो ये जो सूत्र है, यह सूत्र वहाँ पे काम आएगा जहाँ पर आगम हो रहा होगा, जहाँ पर टित और कित हुआ होगा, जहाँ पर आगम में टित होगा, आगम में कित होगा,
उसको जब प्रश्न उठेगा कि जो आगम कर रहे हैं वह आगम कहाँ पे होगा, आदि में होगा, अंत में होगा या उसी के स्थान पर होगा, ऐसा जब बात आएगा तो वहाँ पे ये सूत्र आ जाएगा आद्यंतौ टकितौ। ये क्या कहेगा, ये कहेगा कि आद्यंतौ टकितौ, आदि अंतौ टितकितौ, अर्थात जो टित होंगे वह आदि में बैठेंगे और जो कित होंगे वह अंत में बैठेंगे। ये सूत्र हमें बस इतना ही बतलाता है। ठीक, अब हमारा अगला सूत्र है गणोः कुक टुक सरी। कौन सा सूत्र है, गणोः कुक टुक सरी। गणोः, ठीक, ये जो है ये षष्ठ्यंत है और कुक टुक प्रथमांत पद है और सरी क्या है, सप्तम्यंत पद है। सूत्र से अर्थ निकालते हैं। सबसे पहले गणोः, गणोः में कौन सा समास हुआ है, तो गश्च रश्च गणौ। ठीक, तयोः गणोः, गणोः क्या है, षष्ठ्यंत है। तो इसमें दो शब्द हैं, गश्च रश्च, अर्थात ग और ड़, ग और ड़। तो इनके स्थान पर अर्थात इनको ग और ड़ को गणोः पद से हम क्या अर्थ करेंगे, ग और ड़ को। कुक टुक, कुक टुक क्या है, प्रथमांत पद है अर्थात कुक और टुक होता है सरी, अर्थात स्वर प्रत्याहार के परे होने पर। स्वर प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आते हैं, श श श और क्या होता है, श श शर र, इतना ही आता है। स स सर जो सूत्र जो 14 सूत्र में जो आते हैं वही तीनों वर्ण हैं। ठीक, श श श, ये अगर पर में हो तो क्या होता है, कुक और टुक का क्या होता है, आगम होता है। ठीक है, वृत्ति में लिखते हैं कि वाह अस्तः, वाह अर्थात विकल्प से अस्तः मतलब होता है। ठीक, तो पूरा अर्थ क्या होगा, गणोः कुक टुक सरी वाह अस्तः, अर्थात ग और ड़ के स्थान पर कुक और टुक का आगम होता है सरी, स्वर प्रत्याहार के परे होने पर। ठीक, अब हम प्रयोग बनाते हैं। देखिए प्रयोग में क्या रहेगा कि प्रांग धन क्या रहेगा, षष्ठ रहेगा। ठीक है, ष ष ठ, षष्ठ ऐसा अवस्था है। ठीक, यहाँ पे हम सूत्र लगा देंगे कौन सा, गणोः कुक टुक सरी। क्या कहेगा, कहेगा गणोः अर्थात ग और ड़ के स्थान में कुक और टुक का आगम होता है स्वर प्रत्याहार के परे होने पर। ठीक है, स्वर प्रत्याहार पर में है कि नहीं, स्वर प्रत्याहार पर में क्या है, तो मूर्धन्य षकार है, स्वर प्रत्याहार में आता है तो स्वर प्रत्याहार पर में है और ये क्या है, ग भी है। ठीक, पूर्व में ग है, प्रांग में ग है, तो इसको इस ग को क्या होता है, कुक और टुक का आगम होता है। ठीक, कुक और टुक का जो आगम होता है तो इसको हमें देखिए, इसको हमें समझना है कि क्रमशः, ये क्रमशः होते हैं अर्थात यथासंख्य मनुदेशः समानाम सूत्र के सहायता से हम क्रमशः करेंगे। तो गणोः कुक टुक। ठीक, तो ग देखिए यहाँ पे समझते हैं कि ये जो ग है, ठीक है, ग के स्थान पर कुक का आगम करेंगे और ड़ के स्थान पे टुक का आगम करेंगे। ठीक है, ग के स्थान पे कुक का और ड़ के स्थान पे टुक का आगम होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ग है। ठीक, तो ग से पर में स्वर प्रत्याहार भी है तो ग को किसका आगम होगा, कुक का आगम होगा। ठीक है, तो कुक का जब आगम होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए प्रा ग। ठीक, और अब जब कुक का आगम होगा, ऐसा सूत्र कह दिया कि कुक का आगम होगा। अब यहाँ पे हम सूत्र कौन सा लगेगा, आद्यंतौ टकितौ। अब उस सूत्र का यहाँ पे काम होगा। वह सूत्र क्या कहता है कि अगर टित और कित का अगर इत संज्ञा हुआ हो, ऐसा अगर आगम होना है तो वह क्या होता है, तो आदि अंतौ टकितौ, अर्थात अगर टित होगा तो आदि में होगा और कित होगा तो अंत में होगा। अब बताइए कि कुक जो है,
वह जो कुक है वह टित है कि कित है? वह जो कित है, जो कुक है वो क्या है? कित है, क्योंकि वहाँ पे ककार का संज्ञा होता है। ठीक है, तो प्रांग और कुक में क्या बचेगा? कु। ठीक, कु क। ठीक है, इधर धन और षष्ठा रहेगा। तो यहाँ पे कुक जो है उसमें क जो है क इसका किससे संज्ञा हो जाएगा? हलंत्यम से हो जाएगा। और उ जो है इसका किससे होगा? उपदेशे अजनुनासिक इत। इस सूत्र से ये कु और ये जो क है दोनों का इत संज्ञा हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? और तस्य लोप से लोप हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? तो प्रांग, प्रांग क प्लस षष्ठ। ठीक, ऐसा बन गया प्रांग क षष्ठ, ऐसा रूप बन गया। तो देखिए ये भी सही है, यही बनता है। जब गणोह कुक्तुक सरी जो सूत्र है वह क्या करता है? वह उसका वृत्ति में क्या लिखा हुआ है? वा अस्तः, अर्थात विकल्प से करता है। जब विकल्प से करेगा तो प्रांग का षष्ठ ऐसा बनेगा। ठीक है, और इसको जब हम आपस से मिला देंगे तो क और श बन के क्या बनता है? छ बनता है। तो लिख देंगे प्रांग, गाँव रहेगा हल, षष्ठ। ठीक है, ऐसा बन जाएगा प्रांग षष्ठ, ऐसा रूप बनेगा। और जब एक पक्ष में कुक का आगम नहीं होगा, जब नहीं होगा तो प्रांग षष्ठ, ये जो रूप है प्रांग षष्ठ, ये प्रांग षष्ठ का प्रांग षष्ठ ही रह जाता है। तो एक बार जब कुक का आगम होगा तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा प्रांग षष्ठ बन जाएगा। और जब कुक का आगम नहीं होगा तो क्या बनेगा? प्रांग षष्ठ बनेगा। ठीक है, अब देखिए प्रांग षष्ठा बन गया, लेकिन जो ये जो छ है ये क और मूर्धन्य सकार, ये दो वर्ण मिलकर क्या हुए हैं? छ बना है। ठीक, तो इसी में कात्यायन जी का एक वार्तिक है इसी सूत्र में। कौन सा वार्तिक है? वार्तिक है चयोहो द्वितीयाः शरी पौष्करसादेरीति वाच्यम। सॉरी, ये कात्यायन जी का वार्तिक नहीं है, ये पौष्करस एक ऋषि थे। ऋषि का नाम क्या था? पौष्करस। समझते हैं वार्तिक को। देखिए, चयोहो द्वितीयाः शरी पौष्करसादेरीति वाच्यम। कहते हैं पौष्करसा आदेह इति वाच्यम, अर्थात पौष्करस आदि जो ऋषि थे वाच्यम मतलब उनके मत में कहना चाहिए। उनके मत में क्या कहना चाहिए? तो क्या लिखते हैं कि चयो द्वितीयाः शरी, अर्थात चय जो है वह षष्ठ्यंत है, अर्थात चय प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उनके स्थान पर द्वितीयाः मतलब द्वितीया वर्ण होता है शरी, शर प्रत्याहार के परे होने पर। ठीक है, एक बार और वार्तिक का अर्थ देखते हैं। कहते हैं शरी, शर प्रत्याहार के परे होने पर चयः, चय प्रत्याहार के वर्ण के स्थान पर द्वितीयाः उसी वर्ग का दूसरा वर्ण आदेश होता है। पौष्करसादेरिति वाच्यम, पुष्कर सादि आचार्यों के मत में। ठीक, समझ में आ गया होगा क्या है कि चयोः द्वितीया, चय प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं। चय प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आते हैं? तो देख लीजिए, चय प्रत्याहार में आते होंगे वर्ग, जो 5 वर्ग है, पांचों वर्ग का प्रथम वर्ण किसमें आता है? चय प्रत्याहार में आता है। ठीक है, तो चय प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आता है? वर्ग का पांचों वर्ण आता है। तो पांचों वर्ण अर्थात क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ण हैं। ठीक, इनके स्थान पर क्या होता है? द्वितीयाः उसी वर्ग का द्वितीय वर्ण आदेश हो जाता है उससे अगर उस स्वर प्रत्याहार पर में हो तो। ठीक है, तो देखिए
हमें ये समझना है कि जो ये प्रांग षष्ठ ये जो है ना, ये इनके तीन रूप बनते हैं। एक तो प्रांग षष्ठ बनता है, ठीक। प्रांग षष्ठ कब बनता है? जब कुक का आगम नहीं होता है। जब कुक का आगम हो जाता है तब क्या बनता है? तब बनता है प्रांग षष्ठ बनता है, ठीक है। और प्रांग षष्ठ बनने के बाद भी यहाँ पे वार्तिक लगता है, कौन सा? चयोः द्वितीयाः पौष्कृतादिति वाच्यम। इस वार्तिक से क्या कहते हैं कि चय प्रत्याहार का अगर वर्ण हो तो उसी वर्ग का दूसरा वर्ण हो जाता है स्वर प्रत्याहार के परे रहने पर, ठीक है। अब यहाँ पे जो छ है, ठीक है, तो छ में क्या है? क और श मिलके छ बना है, तो इसको हम अलग अलग लिख देते हैं। पहले प्रा अंग में हल रहता है, क भी हल रहता है, प्लस षष्ठ, ठीक है, ऐसा था ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो क है ना, ये क ये चय प्रत्याहार में आता है, ठीक है, चय प्रत्याहार में आता है। तो इसी प्रत्याहार का अर्थात इसी वर्ग का क्या हो जाएगा? द्वितीय वर्ण हो जाएगा। किसके परे होने पर? स्वर प्रत्याहार के परे होने पर। स्वर प्रत्याहार ये जो है स्वर प्रत्याहार है, स्वर प्रत्याहार में श आता है, तो इसके परे होने पर ये जो क है, वर्ग का है, इसी वर्ग का द्वितीय वर्ण क्या हो जाएगा? ख आदेश हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा? प्रांग ख षष्ठ, ठीक है, ऐसा रूप बनेगा। जब चयोः द्वितीयाः पौष्कृतादिति वाच्यम, जब पुष्कर आदि ऋषियों के मत में जब द्वितीय वर्ण होगा तो ऐसा रूप बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? प्रांख षष्ठ, ऐसा बनेगा, ठीक है। जब कुक का आगम होगा तो क्या बनेगा? प्रांग षष्ठ, ठीक है, ऐसा रूप बनेगा जब कुक का आगम होगा। और जब कुक का आगम नहीं होगा तो क्या बनेगा? प्रांग षष्ठ। तो इस तरह से तीन रूप बनते हैं, ठीक है। हो सके तो समझ में आ गया होगा, और जहाँ हमसे गलती हुआ होगा तो आप टिप्पणी करके मुझे बता दीजिएगा, हम भी उसे देख लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो इस तरह तीन रूप बनते हैं। देख लेते हैं मूल में। देखिए यहाँ पे तीन रूप बना होगा, प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ और प्रांग षष्ठ, ये तीन रूप बना है। अब आगे के एक और उदाहरण देते हैं। कौन सा? ये कित का दिए थे, अब कौन सा देंगे? तो अब टित का देंगे। टित का कौन सा दिए हैं? सुगनट षष्ठ, सुगनट षष्ठ और सुगण षष्ठ। इसको भी हम जल्दी समझ लेते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर क्या रहता है? ये सुगण षष्ठ ऐसा रहता है, ठीक है, सुगण प्लस षष्ठ, ठीक है, ऐसा रहता है। अब यहाँ पे सूत्र हम कौन सा लगा देंगे? गणोः कुक टुक सरी। क्या कहता है? कहता है ग और र को कुक और टुक का आगम होता है, ठीक, स्वर प्रत्याहार के परे होने पर। स्वर प्रत्याहार श है कि नहीं है? तो स्वर प्रत्याहार में आता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? ड़ है, तो ड़ को क्या होता है? तो ड़ को क्या होता है? ड़ को क्या होता है? तो कुक टुक का आगम होता है। ये गणोः कुक टुक, गणोः कुक टुक, ग को कुक का आगम और र को किसका आगम होता है? टुक का आगम होता है। ये तो र है, तो र को किसका आगम होगा? टुक का आगम होगा स्वर प्रत्याहार के परे होने पर, ठीक है। तो जब आगम हुआ किसका? टुक का, तो क्या बनेगा? सुगण। और आगम अब कहाँ हो? आदि में हो, अंत में हो, कि र के स्थान पे हो, तो इसके लिए सूत्र कौन सा आ जाएगा? आत्यंतो टकितो। क्या कहेगा कि अगर टित और कित हो, टकार का इस संज्ञा हुआ हो, ककार का इस संज्ञा हुआ हो, अगर ऐसा आगम हो रहा हो तो टित रहेगा तो आदि में बैठेगा, ठीक है, और कित रहेगा तो अंत में बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे टित का आगम हो रहा है। कुक टुक, टुक में टुक है, हाँ, कुक और टुक है, तो टुक में क्या है? क है, तो क मतलब कि कित है, तो कित है तो अंत में बैठेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? टुक,
टुक में भी क का संज्ञा कर देंगे हलंत्यम से, उ का संज्ञा कर देंगे उपदेशीय अनुनासिक इत से, और तब से लोपा से लोप कर देंगे तो क्या बनेगा सुगणट। सु ग अ क्या रहेगा हल रहेगा, तो सुगणट प्लस षष्ठ। समझ में आया ना। ये जो ट है कहाँ से आया, तो जो टुक का आगम हुआ वह उसमें उकार का और ककार का इस संज्ञा लोप हो गया, तो बच क्या गया ट, तो शुग रट षष्ठ ऐसा बन गया। ठीक है, तो शुग रट षष्ठ जब एक पक्ष में क्या होगा, जब एक पक्ष में टुक का आगम होगा। ठीक है, जब एक पक्ष में टुक का आगम होगा तो शुग रट षष्ठ बन जाएगा। ठीक है, ऐसा ही रूप बनेगा। यहाँ संधि करने के बाद भी ऐसा ही बनेगा, केवल धन जो ये है ये हट जाएगा, तो शुग रट षष्ठ ऐसा बन जाएगा। और जब टुक का आगम नहीं होगा तो क्या बन जाएगा शुग ड़ षष्ठ। ठीक है, जो हम लोग अभी बनाए हैं प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ, प्रांग षष्ठ, उसी की तरह ये भी बनता है। तो आपको तो पहले से ही अगर उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा तो ये भी समझ में चला आएगा। ठीक है, तो एक बार फिर भी देख लेते हैं। ये जब नहीं जब विकल्प से होगा, क्योंकि वो विकल्प से करता है, वाह अस्तः विकल्प से करता है। जब एक बार होगा तो ऊपर वाला बनेगा सुगण षष्ठ। जब एक बार टुक का आगम नहीं होगा तो क्या बनेगा सुगण षष्ठ। और जब पौष्करस जो ये आचार्य हैं जो वार्तिक लिखे हैं उनके मत में क्या होगा, तो उनके मत में चय प्रत्याहार में चला आएगा ट। ये ट है किस में चला आएगा चय प्रत्याहार में, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, तो इसके स्थान पर इसी वर्ग का द्वितीय वर्ण हो जाएगा। सर प्रत्याहार के पर होने पर सर प्रत्याहार पर में श है तो ट को क्या हो जाएगा ठ हो जाएगा। तो इस तरह तीसरा रूप कौन सा बन जाएगा सु ग ड़ ठ सुगणठ षष्ठ। ठीक है, इस तरह तीन उदाहरण बनते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद।